एजुकेशन 101 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपके साथ हम चलते हैं कि ऐसे सफर पर इतिहास के आईने में झांक कर देखा जाए। बहरहाल इतिहास के आईने में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतिहास के आईने के इस विशेष पन्ने में आज हम लोग देखते हैं ये मौर्यों का जो सांस्कृतिक जीवन था, जिसके बारे में हमको कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर हमको किसी का भी सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके कुछ मुद्दों को जानना अति आवश्यक है। जैसे उस समय के राजनीतिक जीवन कैसा था, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, शिक्षा कैसी थी, या हम कह सकते हैं कि उस समय व्यापार कैसा था, कैसी मुद्राएं चलती थी। इस प्रकार से अगर किसी भी समाज को बेहतरीन तरीके से जानना है तो उसके सांस्कृतिक जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उसको जानना अति आवश्यक है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मौर्यों का जो राजनीतिक जीवन था, मौर्यों का राजनीतिक जीवन हम कैसे पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि एक केंद्रीय शासन सत्ता स्थापित थी। एक 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और ये इसके जितने उत्तराधिकारी है, जैसे बिंदुसार हो गया या अशोक हो गया, अशोक महान भाई, अशोक महान इतने चरमोत्कर्ष पर मौर्य वंश को ले गए, लेकिन एक ही केंद्रीय शासन सत्ता से पूरी तरह से शासन संचालित नहीं किया जा सकता जितने बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने शासन को संचालित किया। इन लोगों ने क्या किया, जैसे हम कह सकते हैं कि ये मौर्य वंश का जो शासक होता था वो संप्रभु शासक होता था, अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी का वो प्रमुख होता था। लेकिन इसके बाद भी इसने क्या किया, शासन संचालन के लिए जो है ये राजा अपने शासन जितना इनका क्षेत्र था उसको कई प्रांतों में बांट दिया, कई भूभागों में बांट दिया। जैसे कैसे आज है ये भारत, हमारा भारत एक विशाल देश है, लेकिन इसको कई प्रांतों में बांटा गया। जैसे हम कह सकते हैं बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसको शासन संचालन का जिम्मा जो है मुख्यमंत्रियों को दे दिया गया। उसी तरीके से ये मौर्य वंश के जो शासन संचालन के जो केंद्र था उसने भी अपने प्रांतों को कई भागों में विभाजित किया। जैसे इस समय के शासन संचालन को हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चलाते हैं, उसी तरीके से मौर्यों का शासन संचालन वायसराय रूपी अधिकारी चलाता था। कौन चलाता था? वायसराय रूपी अधिकारी। वायसराय रूपी अधिकारी उस समय जो है प्रांतों का शासन संचालन चलाता था। लेकिन यहां पर क्या था कि ये जो वायसराय था ये वायसराय राजवंश से संबंधित होता था। ये किससे संबंधित होता था? ये राजवंश से संबंधित था, अर्थात राजा का ही कोई सगा संबंधित होगा। यहां चूंकि उस समय राजतंत्र था, ये डर समाये होती थी हमेशा कि अगर कोई दूसरा राजा बन गया तो कहीं ऐसा न हो विद्रोह करके जो है हमारे शासन सत्ता पर जो है आघात पहुंचा दे, हमारा ही नुकसान कर दे। इसलिए जो ये वायसराय होते थे ये राजवंश से संबंधित होते थे। ये राजवंश या वायसराय ये अशोक के शासन सत्ता में जब अशोक ने अपना अभिलेख लिखवाना शुरू किया, शिलालेख लिखवाना शुरू किया, तो इस वायसराय को क्या कहा गया? इसको कहा गया वायसराय ने ये कुमार या आर्यपुत्र। कहां पर इसका उल्लेख है? ये इसका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में है। अशोक जब शासक बनता है, अशोक जब राजा बना, तो इसका प्रांत जो है 5 भागों में विभाजित था, जिसका जानकारी हमको प्राप्त है। अशोक के समय 5 प्रांत थे। अशोक के जो है 5 प्रांत हैं। अशोक के 5 प्रांत कौन कौन से? पहला कौन सा था? उत्तरापथ। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला अर्थात ये पाकिस्तान वाले एरिया में था। दूसरा कौन सा था? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ अर्थात इसकी राजधानी जो थी सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी। तीसरा कौन सा था? अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी जो है उज्जैनी। चौथा कौन सा था? प्राची या पूर्वी देश अर्थात पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये जो पाटलिपुत्र था ये प्रमुख राजधानी था। जैसे हम कह सकते हैं कि ये उत्तरापथ हो गया, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिणापथ हो गया, बिहार हो गया,
अवंती राष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, इस तरीके से ये जो प्रांतों में विभाजित था। लेकिन हमारे भारत देश की राजधानी कौन सी थी? हमारे भारत देश की राजधानी कौन है? तो ये हमारे भारत देश की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। उसी तरीके से उस समय भी जो ये पाटलिपुत्र थी, ये जो है प्रमुख राजधानी या केंद्रीकृत शासन सत्ता का संचालन यहीं से होता था। इस पाटलिपुत्र से ही केंद्रीकृत शासन सत्ता का संचालन होता था। पांचवा हम लोग जानते ही हैं, पांचवा कलिंग। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है इस पाटलिपुत्र नगर के संचालन का वर्णन किया है। उसने क्या कहा कि ये जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र अर्थात जो प्रमुख राजधानी केंद्रीकृत शासन सत्ता की राजधानी थी, उस नगर के संचालन के लिए 2 अधिकारियों का नियुक्त किया गया था। जो नगर का संचालन करता था उसको कहते थे एस्ट्रोनोमोई। जो नगर का अधिकारी होता था, नगर का अधिकारी होता था, उसको कहते थे एस्ट्रोनोमोई। लेकिन अब अकेले चूंकि शासन सत्ता चला नहीं सकता था, जो इसलिए इसको इस जो पाटलिपुत्र था उसको कई भागों में बांट दिया गया। जैसे जिला आज कैसे है कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, लेकिन लखनऊ में भी कई भागों में उसको बांट दिया गया है कि ये नगर निगम क्षेत्र हो गया, या इस लखनऊ का जो ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। शासन सत्ता तो एक ही जगह से संचालित हो रही है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन इसको सही ढंग से शासन संचालन के लिए, सही तरीके से शासन को सुचारू ढंग से जो है शासन सत्ता संचालन के लिए उसको कई भागों में बांट दिया गया। उसी तरीके से क्या था कि जो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है, उसने क्या कहा कि नगर के संचालन के लिए एक अधिकारी होता था एस्ट्रोनोमोई, और जो जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता है जिले का संचालन के लिए, जैसे जिले में आजकल क्या डीएम साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, तो उसी तरीके से ये जिले का जो अधिकारी होता था, उस समय के जिले का जो संचालन करने वाला जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहते थे एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई। लेकिन हम लोग एक चीज यहां से ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है या सड़क निर्माण कौन करवाता है, तो लोक निर्माण विभाग करवाता है। तो उसी तरीके से उस समय अगर सड़क निर्माण करवाना होता था, रोडों का निर्माण करवाना होता था, तो कौन करवाता था? ये एग्रोनोमोई करवाता था। सड़क निर्माण का ये प्रमुख अधिकारी है, ये सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी है। निर्माण जो करवाना होगा वो यही करवाएगा एग्रोनोमोई। अब ये तो सत्ता हो गई। जो राजा था उसने कैसी व्यवस्था की थी? क्योंकि देखे हम लोग देख लिए हैं कि जो ये शासन सत्ता इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, इतनी बेहतरीन तरीके से चल रही थी, जाहिर सी बात है न्याय भी अच्छी रही होगी। ये जो सबसे छोटा न्यायालय था ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ये न्यायालय जो ये ग्राम न्यायालय था, इसका न्यायाधीश कौन था? अगर हम कहें कि जो ये ग्राम का न्यायालय है इसका न्यायाधीश कौन था, तो इसका न्यायाधीश ग्रामिक था। लेकिन ये अकेले नहीं फैसला करता था, वो गांव के जो इस एरिया के गणमान्य व्यक्ति थे, वृद्ध थे, जिनके पास कुछ तजुर्बा था, अनुभव था, उनकी सहायता से, ये वृद्धों की सहायता से जो है ये न्यायालय सुचारू ढंग से चलता था। जैसे कैसे आज नहीं है कि अगर कोई भी गांव में पंचायत होती है या कोई वाद विवाद होता है तो आपस में जो वृद्ध जन होते हैं वो मिलके उसको हल करते हैं और उनका जो फैसला है लगभग लोग मान रखते हैं। सबसे उच्च न्यायालय कौन था? सबसे अपर लेवल का न्यायालय, जिसको आज की भाषा में हम कहें तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो ये राजा का न्यायालय होता था। राजा का न्यायालय ये सर्वोच्च है, ये सर्वे सर्वा है, इसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इसके फैसले के विरुद्ध हम अपील, जैसे अगर वैसे फैसलाएं हैं तो हम राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल का मामला है तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम लोग देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वो अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन इन दोनों न्यायालयों के बीच में भी, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि उच्च न्यायालय, अगर इस परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में हम बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हमको,
तो अगर हम देखते हैं कि जैसे उच्च न्यायालय है या जिला न्यायाधीश है, उस तरीके से उस समय भी व्यवस्थाएं थी। उस समय कौन सी व्यवस्थाएं थी? उस समय थी धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय का मतलब है कि जो ये दीवानी से संबंधित मामले थे, दीवानी से संबंधित, आज वह दीवानी न्यायालय भी इसको हम कह सकते हैं। इसके न्यायाधीश को क्या कहते थे? इसका न्यायाधीश जो होता था, न्यायाधीश, ये धर्मस्थ या व्यवहारिक भी कहते थे। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक भी कहते थे। दूसरा न्यायालय कौन सा था? दूसरा था कंटक शोधन। दूसरा कंटक शोधन, अर्थात ये फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय, फौजदारी से संबंधित मुकदमे जो है इसमें देखे जाते थे। इसके न्यायाधीश को क्या कहते थे? इसके न्यायाधीश को न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे। इसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे। इन सब चीजों को होने के बाद भी हम कभी कभी पेपर में पूछता है कि जब अशोक का शासन सत्ता थी, अशोक शासन कुर्सी पर बैठा हुआ था, शासन चला रहा था, तो ये जो है उसके न्यायाधीशों को क्या कहते थे? तो अगर ये जिले का न्यायाधीश अशोक के शासन काल के जिले के न्यायाधीश के बारे में पूछेगा तो ये था रज्जुक। तो ये रज्जुक। अगर नगर के जो है जिले नगर के न्यायाधीश को तो इसको कहते थे व्यवहारिक। तो ये व्यवहारिक था उसका नाम। अब ये तो न्यायाधीश हो गए, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि जैसे आज है कि ये आईपीसी की धारा लगी है, इसके हिसाब से फैसला देना है। जैसे मान लीजिए आज के लोगों किसी के ऊपर लग गया 302, 307, तो उस आधार पर फैसला देना। तो उस समय किस आधार पर फैसला दिया जाता था? तो अर्थशास्त्र में कानून का जो निर्णय, विवाद होने पर कानून के निर्णय के लिए 4 अंगों का वर्णन था, जिसे चतुष्पद भी कहते थे। क्या कहते थे? इसको चतुष्पद भी कहते थे। 4 कानून थे। कौन कौन से? पहला कौन सा था? धर्म, ये सार्वभौमिक था, सार्वभौमिक था। दूसरा कौन सा था? व्यवहार। व्यवहार का मतलब है कि पुराने निर्णयों के अनुसार, पुराने जो निर्णय थे उनके अनुसार फैसला देना। जैसे आज नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो पुराने जितने भी हैं तो उसमें लगा दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर ये फैसला दे दिया था, उसी आधार पर इसका भी फैसला कर दिया जाए। तो ये क्या था कि जो व्यवहार के आधार पर निर्णय दिए जाते थे, पुराने निर्णयों को देखा जाता था कि इस मामले को, जो ये झगड़ा था या ये विवाद था, ये फौजदारी था, ये धर्मस्थीय था, तो उस आधार पर जो पिछला फैसला था उसी आधार पर इसको भी फैसला कह दिया जाता कहा यह निर्णय है। तीसरा कौन सा था? तीसरा चरित्र था। चरित्र अर्थात जो उस समय के उस समाज का जो रीति रिवाज थे। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि किसी मामले पर थोड़ा सा विवाद हो जाए तो लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही उसे फैसला सुना देते हैं या फैसला कर लेते हैं। जैसे वृद्धजन जुट गए या समाज के लोग, गणमान्य व्यक्ति जुट गए, उन लोगों ने फैसला कर दिया कि हाँ ये इस चीज का निर्णय ये होना चाहिए, वो हो गया। चौथा सबसे बड़ा जो था, सबसे अपर लेवल का, सबसे उच्च जो था, राजा द्वारा, राज शासन द्वारा जो घोषित कानून होता था, ये सबसे ऊपर माना जाता है। ये 3 कानूनों से भी बड़ा ये कानून माना जाता था। अब तो शासन सत्ता शुरू हो गई, शासन सत्ता संचालन के लिए व्यवस्थाएं बना दी गई, लेकिन सभी चीजों को उच्च तरीके से, अच्छे तरीके से संचालन के लिए जो राजस्व की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कौटिल्य ने क्या कहा? अर्थशास्त्र में कहा कि ये जो राजस्व के स्रोत थे ये 7 प्रकार के थे, लेकिन हम जब आगे देखेंगे तो कई प्रकार से मौर्य वंश में जो है कर लिया जाता है। कर का मतलब जैसे आज नहीं है जीएसटी, टैक्स, ये जो टैक्स है, चाहे रोड टैक्स हो, किसी या उत्पाद शुल्क पर टैक्स हो, इत्यादि प्रकारों से टैक्स लिया जाता। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो है
7 प्रकार के कर का जो है 7 प्रकार के कर का उल्लेख किया है। कर कौन कौन से थे? पहला उन्होंने क्या कहा? दुर्ग, अर्थात नगर क्षेत्र से। जैसे हम लोग ये नहीं समझते हैं, आज की दुनिया में जी के देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मतलब बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। यूं ही हम समझेंगे कि कितना अच्छा उस समय भी व्यवस्थाएं थी। जैसे दुर्ग, ये नगर क्षेत्र वाला, आजकल नगर निगम है, नगर निगम भी कर लेती है। दूसरा इन लोगों ने क्या कहा कि राष्ट्र कर, अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र था, अर्थात नगर के बाद की भी कुछ एरिया रही होगी, तो वहां से जो कर प्राप्त होता था, ये जो है कह सकते हैं हम जिले के इर्द गिर्द वाला, जिले के क्षेत्र वाले से कर जो लिया जाता था। तीसरा इन लोगों ने क्या कहा कि तीसरा इन्होंने कहा खानी कर, अर्थात खनिज तत्वों से कर, खनिज तत्वों से बढ़िया कर आता था, सोना चांदी कोयला जो भी खनन कार्य होता था उससे ये लोग टैक्स लेते थे। चौथा टैक्स मतलब कर लेते थे। चौथा था सेतु कर। सेतु का मतलब था कि फल फूल सब्जी जो भी उत्पाद होते थे उससे भी कर लिया जाता था। पांचवा कौन सा था? वन कर। वन का मतलब अगर लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी को बेच रहे हैं या खड़ा पेड़ ही बेच दे रहे हैं तो उस पर भी जो है शासन सत्ता को टैक्स देना होता था, वो कर वसूलता था। छठा कौन सा था? छठा वज्र, अर्थात जो पशुपालक थे या जानवरों से जो भी दूध या जानवर बेचे जाते थे उससे भी कर वसूला जाता था। सबसे मशहूर जो कर था इनका 7वां बणिक कर। बणिक कर या बणिक पथ, ये जो बणिक पथ था ये व्यापारियों से लिया जाता था। व्यापारियों से मतलब ये था ना कि चाहे वो स्थल मार्ग से आप जाएं या जल मार्ग से आप जाएं, आपको कर देना ही देना। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि कोई रोड बना है, जैसे कोई एक्सप्रेस वे है तो वहां पर टोल टैक्स लगा होता है। टोल टैक्स क्या है? वो भी एक रोड टैक्स है। अगर हम जल मार्ग के माध्यम से जाएं व्यापार के लिए तो वहां पर भी हमको कर देना पड़ता है। तो सेम तरीका, वही तरीका इन लोगों ने भी अपनाया था बणिक पथ में कि अगर आप स्थल मार्ग या जल मार्ग का प्रयोग करते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। इन करों के अलावा जो भी हम लोगों ने 7 कर देखे, इन करों के अलावा भी कुछ कर दिए जाते, जैसे खेती वाला, खेती अर्थात कृषि वाला, कृषि से भी जो है कर लिए जाते थे। कृषि से कौन से कर लिए जाते थे? जैसे राजा ने कुछ जमीन किसी को दे दिया कि आप लीजिए खेती करिए, उससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहते थे। जमीन किसकी? राजा की। कार्य कौन कर रहा है? किसी को भी दे दिया राजा ने कि आप इस पर खेती करिए, उसने खेती करना शुरू कर दिया। इससे जो कर प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगी, वो कौन सी कही जाएगी? वो सीता कही जाएगी। लेकिन एक चीज और है कि कुछ जमीन ऐसी भी रही होगी कि जिसको राज के अंतर्गत नहीं थी, किसी के व्यक्तिगत जमीन रही होगी, कुछ भी थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ भी रही हो, वो जमीन किसी की व्यक्तिगत रही होगी। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से खेती कर रहा है, स्वतंत्र रूप से अर्थात वो व्यक्तिगत तरीके से खेती कर रहा है, तो इससे प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते थे? इसको कहते थे भाग। कितना एक कर लिया जाता था? 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता था उसके। लेकिन अगर सिंचाई जो है सरकारी माध्यम से हुई है, सरकारी चीजों का उपयोग करते हुए, जैसे नहर से सिंचाई आपने कर लिया, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो जगह जगह सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है, अगर उससे आप सिंचाई करते हैं तो आपको सिंचाई कर अर्थात अतिरिक्त 1/3 देना पड़ता था। इसके अलावा भी कर देना पड़ता था। इसके अलावा कौन सा कर देना था? जैसे आपने कोई सामान बाहर भेज दिया, निर्यात कर दिया, या आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं बेचने के लिए ले जा रहे हैं, निर्यात कर को कहा जाता था निर्यात कर। उसको कहते थे निष्क्राम्य कर। अब हम एक चीज देखते हैं कि जो ये मौर्य थे, इनका शासन सत्ता
इतने विस्तृत रूप में फैला हुआ था, इतने बड़े भूभाग पर इनकी शासन सत्ता चल रही थी। तो उस समय इनके शासन सत्ता का जो जीतने का इनका तरीका था, कुछ तरीके से वो जीतते थे। जाहिर बात उसके लिए जो सैन्य प्रशासन रहा होगा, सैन्य व्यवस्थाएं रही होगी। तो ये उस समय के जो कुछ विद्वान थे उन्होंने कहा कि बहुत बड़े विशाल समूह में इनकी सेना थी। जैसे जस्टिन ने कहा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है ये डाकुओं का गिरोह है, और इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना, इस प्रकार से एक विशाल सेना लेके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। कुछ विद्वानों ने कहा कि पूरे भारत को ही रौंद डाला, अर्थात कोई भी एरिया जो है मौर्यों से बचा नहीं। हमने पीछे ही देख लिया था कि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो ये मौर्यों का सबसे बड़ा शासन सत्ता या बड़े भूभाग पर इनकी शासन सत्ता स्थापित थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनका सामाजिक जीवन। क्या? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको पता चलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्होंने, कौटिल्य ने क्या कहा कि शूद्र वर्ग वाले भी सेना में शामिल हो सकते हैं। साथ में कौटिल्य ने क्या कहा कि ये कुछ वर्ण संकर जातियां भी उस समाज में उपलब्ध थी। वर्ण संकर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, धोबी हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह था कि उस समय जो जाति विशेष कार्य करते थे उस वर्ग वालों का भी कुछ न कुछ पहचान बन गई थी। बेशक वो किसी भी वर्ग से रहे हो, चाहे 80 वर्ग में या किसी भी वर्ग में रहे हो, लेकिन ये वर्ण संकर जातियां भी उस समय उस समाज में उपलब्ध थी। अशोक के शिलालेखों में क्या हुआ कि उसने कहा कि दास और कर्मकार भी थे। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का भी उल्लेख है। ये किस वर्ग में आते थे? ये जो है शूद्र वर्ग में ही आते थे। ये जो दास और कर्मकार का उल्लेख करता अशोक अपने शिलालेख में, वो शूद्र वर्ग से ही आते थे। लेकिन उस समय का जो एक महाविद्वान था, एक पुस्तक लिखी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में भागों में विभाजित किया। 7 भागों में विभाजित किया। 7 भाग कौन कौन से थे? उसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा कि सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब जो था श्रमण हो गए, भिक्षु हो गए या दार्शनिक हो गए, यह सबसे पहला वर्ग था। दूसरा कौन सा था? दूसरा था किसान। दूसरा था किसान। तीसरा कौन सा? किसान का मतलब समझी रहे, खेती बाड़ी वाला। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है उस समाज का अंग था। तीसरा कौन था? सैनिक था। सैनिक। चौथा कौन सा था? कारीगर। कारीगर या शिल्पी। उस समाज का जो चौथा जो प्रमुख स्तंभ था, कारीगर या शिल्पी था। 5वां कौन था? अहीर या ग्वाले। अहीर या ग्वाले। ये जो है अपने पशुओं के साथ डेरों में रहते थे। 6ठा कौन सा था? 6ठा था निरीक्षक। निरीक्षक। निरीक्षक अर्थात गुप्तचर। गुप्तचर। 7वां कौन सा था? सभासद। सभासद अर्थात जो शासक वर्ग का था, इसको हम कहते थे कि शासक वर्ग से संबंधित है, ये सभासद कहे जाते थे। ये मेगास्थनीज की इंडिका में 7 जो वर्ग हैं, 7 वर्गों का उल्लेख है। हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? जो समाज का जो है दूसरा वर्ग है। समाज की जो स्त्रियां थी, अगर हम कहें कि स्मृत काल की अपेक्षा इनकी स्थिति अच्छी थी। क्या कर सकते थे कि पुनर्विवाह भी कर सकते थे, नियोग प्रथा भी अपना सकती थी। लेकिन हम अगर थोड़ा सा उसके कसौटी पर, सामाजिक कसौटी पर कसें, तो सामाजिक कसौटी पर कसने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी? कि उस समय पर्दा प्रथा था। जैसे बड़े घर की स्त्रियां जो है वो बाहर नहीं जाती थी। जो स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी उनको कहा जाता था अनिष्कामकाशिनी। अनिष्काशिनी। और कुछ स्त्रियां जो गणिकाएं थी,
अगर स्वतंत्र रूप से गणकाएं अपना पेशा अपनाती थी तो उनको कहा जाता था रूप जीवा। फिर भी अगर हम कहें तो स्त्रियों की स्थिति जो है कुछ हद तक ठीक थी। अगला हम देखते हैं कि ये जो समाज को मजबूती प्रदान करने वाली चीज है, समाज के लिए जो एक मजबूत स्तंभ पैदा करते हैं, जैसे शिक्षा। उस समय शिक्षा का स्तर कैसा था? तो उस समय जो तक्षशिला, उज्जैनी या उज्जैन और वाराणसी ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कही जा सकती है उस समाज के नजरिए से। ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए ये लोग नृत्य करते थे, गायन करते थे या क्रीड़ा करते थे, इत्यादि चीजों के माध्यम से जो है ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। अब हम देखते हैं कि उस समाज का जो आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन, उस समाज का आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन में प्रमुख पहलू क्या है कि कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, इन चीजों के माध्यम से उस समाज का आर्थिक जो है जानकारी हमको प्राप्त होगी। कृषि में हम लोगों ने देख ही लिया कि जो है ये लोग कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ये पशुपालन भी करते थे। उस समय का जो उद्योग था ये बेहतरीन अवस्था में था। उद्योग धंधों में कौन सा प्रमुख उद्योग था? सूत कातना या सूत बुनना इनका प्रमुख उद्योग था। लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था क्या इन लोगों ने किया था कि पत्थर तराश के जो है उसको नक्काशी करके एक बेहतरीन आकृति दी जाती। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि अशोक जो अपनी बातें थी समाज में जनता तक फैलाने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया? पत्थरों का प्रयोग किया। उसमें बढ़िया बढ़िया कलाकारी की गई, बढ़िया नक्काशी किया गया, बढ़िया बातें लिखी गई, लोगों के बीच उसको गाड़ दिया जाता था और उसके माध्यम से ही अशोक अपनी बात जनता तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाता था। तो ये उस समय का जो है पत्थर उद्योग प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हो गया था। पत्थर उद्योग, पत्थर को तराशने की कला जो है इन लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपना लिया। आर्थिक जीवन में उद्योगों के साथ खनिज भी थे, खाने भी थी। कौन जैसे तांबे की खान, सोने की खान, इस प्रकार से उस समय जो है खान भी थी। इसका नियंत्रण किसके अधीनस्थ था? इसका नियंत्रण जो है सरकार अर्थात राजा के पास था। राजा के पास इसका नियंत्रण था, लेकिन राजा तो स्वयं संचालन करेगा नहीं, इसलिए इसकी देख रेख के लिए, इस खानों की देख रेख के लिए उसने क्या किया? एक अकराध्यक्ष की नियुक्त कर दिया। अकराध्यक्ष ये खान विभाग का प्रमुख होता था, खनन विभाग का ये प्रमुख था अकराध्यक्ष, जिसकी देखरेख में ही एक उत्खनन कार्य होते थे खानों के। आर्थिक जीवन में जो व्यापार थे उसका प्रमुख अधिकारी, व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी पांड्याध्यक्ष होता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख अधिकारी व्यापार का होता है, जैसे मान लीजिए मंत्री जी का जो है सचिव हो गया, उसके नीचे जो है व्यापार का प्रमुख अधिकारी हो गया। लेकिन यहां पर जो था व्यापार का प्रमुख अध्यक्ष कौन था? प्रमुख कौन था? वो पांड्याध्यक्ष था। व्यापारियों के संगठन को जो ये प्रमुख होता है संभूत, समुत्थान, साम व्यवहारिक, इन व्यापारियों का जब नेता होता था, जैसे आज नहीं व्यापारी संगठनों का अध्यक्ष होता है, उसी तरीके से उस समय भी व्यापारियों का नेता होता था। नेता ही सब कुछ करते हैं भाई। ये व्यापारियों का जो नेता होता था, व्यापारियों का प्रमुख होता था, उसको कहते थे सार्थवाहक। अभी हम लोगों ने पीछे ही देख लिया था कि जो ये बड़ी पत्ता या जल मार्ग स्थल मार्ग से कर लिया जाता था। जल मार्ग का जो व्यापार का केंद्र था कौन कौन सा था? तो उस समय था भड़ौच, प्रमुख बंदरगाह था, या हम कह सकते हैं ताम्रलिप्ति या लिप्ति, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, भृकच,
ये जो उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। मौर्यों के जो ये राजकीय मुद्रा थी, मौर्यों की राजकीय मुद्रा ये पण थी। पण जैसे आजकल है कि हमारे पास जो कागज की नोटें, हम कह सकते हैं कागज की नोटें हैं या सिक्के हैं, तो ये उस समय की जो राजकीय मुद्रा थी वो पण थी। पण कैसे बनता था? जैसे आज हमारा जो कागज का बना हुआ या चांदी का सिक्का या गला के जो धातुओं को गला के सिक्का बना हुआ है, तो उस समय जो ये इनकी राजकीय मुद्रा थी पण, ये जो है चांदी का सिक्का था। ये चांदी का है। कितना है? 3/4 तोले के जो है ये सिक्का होता था। इससे जो है इनकी राजकीय मुद्राएं जो है बनती थी, जिसको हम लोग कहते हैं पण। इसी पण से जो है जो अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, उनको वेतन मिलता था। अधिकारियों को वेतन किससे मिलता था? अधिकारियों को वेतन जो है ये पण से ही मिलता था। इस पर क्या है? सूर्य, चंद्र, पीपल, सर्प, इन सब चीजों को छपने के कारण इसको कहा जाता था आहत सिक्का भी कहा जाता था। आहत सिक्का भी इसको कहते थे। इस चांदी के सिक्के में और क्वालिटियां थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा एक 10 रुपए का नोट है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का, उसी तरीके से इनके पण अर्थात चांदी की मुद्राओं में भी कई रूप थे। जैसे पण के अलावा पण, इसको एक और नाम था, जैसे पण कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसको रूप्य रूप। दूसरा कौन सा था? दूसरा धरण, शतमान। कौन सा था? करसापण। अगला करसापण। ये चांदी के हो गए। सोने के ये निष्क या सुवर्ण, ये सिक्के थे। जैसे आजकल कई रूपों में मुद्राओं का प्रचलन है, उसी तरीके से उस समय भी था। तांबे की, मासक एवं काकड़ी। अगला हम देखते हैं कि मौर्यों का जो सबसे अच्छी चीज थी, सबसे बेहतरीन चीज थी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि शिलालेखों पर तराश देते थे, अच्छी अच्छी आकृतियां डाल देते थे, तो ये मौर्यों की कला को हम देखने के, ये कला थी क्या? कला कहते किसको है? कला उसको कहते हैं वैसी कलाकृतियां जो मानव द्वारा किसी भी रूप में जो है उसको विकसित कर दी जाए, उसको कहते हैं कला। जैसे भवन निर्माण हो गया, नृत्य करना हो गया। कला में विकास की 2 अवस्थाएं होती थी। जब राजतंत्र था तो कला में विकास की 2 अवस्थाएं थी, या तो राजा विकास करे या तो जो है आम जनमानस विकास करे। हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता में कला अपने चरमोत्कर्ष थी, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो लगभग जो है ये कला लुप्त प्राय हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन जब ये मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश शासन सत्ता संभालता है, तो इन लोगों ने कला का जो है दोनों रूपों में विकास किया, राजा के माध्यम से भी और आम जनमानस के माध्यम से भी इसका विकास हुआ। मौर्य काल में कला एक व्यवस्थित रूप में विकसित हुई। जैसे अगर हम कला की बात करें तो देखते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि गुहालेख जो अशोक और उसका पौत्र दोनों ने बनवाया था, कौन? दशरथ। इन लोगों ने जो है गुहालेख बनवाया था। इस गुहालेख में एक ऐसी ओपदार पालिश का प्रयोग किया गया। कैसे? ओपदार पालिश। ये पालिश कैसी है? आज भी ये शीशे की तरह चमक रही है। हम अगर कला की बात करें तो सारनाथ स्तंभ, अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, ये सारनाथ के स्तंभ में शीर्ष पर सबसे ऊपर 32 आरों वाला जो है चक्र है। ये खंडित अवस्था में है। जो सबसे ऊपर है ये खंडित अवस्था में है। इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तन। अर्थात जब महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया था तो उसको बौद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इस 32 आरों के नीचे 4 सिंह बैठे हुए हैं, पीठ सटा के
4 दिशाओं में मुंह किए हैं, 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। ये क्या है कि सम्राट अशोक के शक्ति को इंगित करते हैं। मतलब कि ये जो सम्राट अशोक है, इसके जो प्रताप है, इसकी शासन सत्ता है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अर्थात कोई भी इसकी शासन सत्ता को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, सब इसके अंडर में है। इन 4 सिंहों के नीचे दौड़ते हुए 4 पशु इंगित हैं, दौड़ते हुए दौड़ रहे हैं। कौन कौन से पशु हैं? बैल और घोड़ा, बीच में क्या है? चक्र है। चक्र कैसा है? इसमें जो है 24 आरे हैं, 24 आरे हैं। और ये इसके बाद जो है हाथी है और सिंह है। ये 4 पशु इंगित है। इन सबको मिला के, बैल, घोड़ा, चक्र, हाथी और सिंह, इनको मिला के एक चौकी के आवृत किया गया है, चौकी के आवृत किया गया। और ये जो 4 पशु हैं हमको दिग्पाल दिखाई देते हैं। दिग्पाल एहसास होता है कि ये जो इकट्ठे लोग हैं चारों, ये दिग्पाल हैं। इस कला परंपरा को दीर्घ निकाय में, दीर्घ निकाय कौन सी है? ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध ने विस्तृत जो है उपदेश दिया है। दीर्घ निकाय, निकाय में इसको क्या कहा गया? चक्र रत्न। इस कला परंपरा को, जो ये कला अभी हम लोगों ने देखा, इस कला परंपरा को स्मिथ ने क्या कहा कि जैसी यहां पर कला बनाई गई है, विश्व में कहीं भी अन्यत्र ऐसी कला उपलब्ध नहीं है। सारनाथ के साथ साथ अगर हम देखें कि सांची के स्तंभ में इसमें क्या है कि 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। साथ में क्या, इनके नीचे जो है, इस सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंसों को दिखाया गया है। दाना चुगते हुए हंस हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, किसी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।